Hello everyone, I welcome all the students to साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हम लोग इस वक्त स्टडी कर रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल चैप्टर, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ये चैप्टर आपको स्कूलिंग लेवल के लिए भी और आगे अकाउंट का जितना भी पढ़ाई करोगे उन सभी में ये चैप्टर आपको काफी इंपॉर्टेंट बेस प्रोवाइड करने वाला है। तो हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये ट्रायल बैलेंस के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ था, जिसका मैं इस सेशन में आपको क्विक ओवरव्यू दे दूंगा। अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर से सास एप्लीकेशन से इसका जो आगे वाला लेक्चर है वो देख ले, ताकि सारी चीजें डिटेल में क्लियर हो जाए। देखो, ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारे अकाउंटिंग साइकिल का एक हिस्सा है। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग जो प्रोसेस होता है उसकी शुरुआत होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन के आइडेंटिफिकेशन से। उसको हम या तो जर्नल में लिखते हैं जिसमें सभी के सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, या अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है तो हम लोग अलग अलग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। अब जर्नल लिखी हो या सब्सिडियरी बुक बनाई हो, उसके ऊपर से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, और लेजर पोस्टिंग के बाद हमारे ये हीरो की एंट्री होती है ट्रायल बैलेंस, जो कि बेस है इसके बाद का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनल अकाउंट बनाने का। फाइनल अकाउंट जो कि हमारा एक एंड गोल है, मेन चीज जो हमको बनानी है बिजनेस का, वो है फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आती है। वो बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लेजर पोस्टिंग एंड फाइनल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव के एंगल से ये भी काम लग सकता है कि व्हाट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग के बाद क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होम, लेजर एंड फाइनल अकाउंट। क्लियर? जो बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी वो। इसके बाद ट्रायल बैलेंस क्या है? तो हमने अभी तक जो अकाउंटिंग प्रोसेस किया है, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको जर्नल या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड किया, फिर उसके ऊपर से लेजर पोस्टिंग किया, फिर लेजर का टोटलिंग एंड बैलेंसिंग किया। तो अभी तक का जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है वो मैथमेटिकली करेक्ट है, ये जानने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट एंड नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है? अब जो ट्रायल बैलेंस है उसकी जो दो साइड रहेगी, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, या फिर डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ही हम ये कह सकते हैं कि हमारा अभी तक का अकाउंटिंग प्रोसेस मैथमेटिकली, अरिथमेटिकली सही है। अब जो ट्रायल बैलेंस है वो कोई भी स्पेसिफिक दिन का हम लोग बना सकते हैं, स्पेसिफिक पीरियड का नहीं होता है, लाइक फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर, ऐसा नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक डेट ओनली। आज का जो ट्रायल बैलेंस है वो आज के दिन का ही है, फिर वो कल अलग हो सकता है। ठीक है? बट यूजुअली इट इज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है ना, उस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बनाना कंपलसरी। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, वो स्पेसिफिक पीरियड का होता है, 1 साल का। पर ट्रायल बैलेंस तो एक दिन का होता है। पर फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्या बेस होता है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कंपलसरी अपने को 31 मार्च का तो बनाना ही पड़ता है। तो वैसे हम ट्रायल बैलेंस कोई भी डेट का बना सकते हैं, बट यूजुअली 31 मार्च के दिन का बनाते हैं, क्योंकि वो जरूरी है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। इसके बाद हमने देखा था कि जो ट्रायल बैलेंस है वो बनाने की दो मेथड है, एक टोटल मेथड और दूसरा बैलेंस मेथड। हालांकि मोस्टली यूज होती है बैलेंस मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है? जो लेजर पोस्टिंग में जो भी लेजर्स होते हैं उसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल किया जाता है, दोनों का टोटल, बैलेंस नहीं। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल हुआ 45,000, क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 20,000, तो वो दोनों कंसीडर करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में हम लिखेंगे कैश अकाउंट, फिर डेबिट के कॉलम में 45,000, क्रेडिट के कॉलम में 20,000, दोनों लिख देंगे, सिर्फ टोटल कर रहे हैं। जबकि जो दूसरी मेथड है वो है बैलेंस मेथड। उसमें क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस क्या आ रहा है
वो डिफरेंस लिखा जाता है। अब नॉलेज के लिए ध्यान रखना, जो मैंने आपको आगे भी बहुत बार बताया है, कैश बुक वाले चैप्टर में भी बताया था, लेजर पोस्टिंग वाले में भी बताया था, कि कोई भी अकाउंट का जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वो बैलेंस माना जाता है। मतलब अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस भले लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पर, बट उसको बोलेंगे कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस कौन सी साइड पर लिखेंगे? डेबिट साइड पर उस अकाउंट का बैलेंस हम कौन सा मानेंगे? क्रेडिट बैलेंस। जिस साइड का टोटल ज्यादा वो बैलेंस माना जाता है। बोलो यस और नो? एवरीवन इज क्लियर? पक्का? आपकी कसम? तो ठीक है। उसके बाद जो फॉर्म्स या वेज होते हैं प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, वो भी दो है। देखो, दो मेथड्स है ट्रायल बैलेंस बनाने के, और दो फॉर्म्स है, फॉर्म्स या फॉर्मेट, कि किस तरह से हम ट्रायल बैलेंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर आर टू वेज और टू फॉर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। उसमें से आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम्पल में स्पेसिफिक बोला हो तो वही फॉर्म या वही वे यूज करने का, कुछ ना बोला हो तो माई लाइफ माई रूल, मतलब आपको जो भी अच्छा लगे वो करने का। उस केस में मैं सजेस्ट करता हूं लेजर फॉर्म से ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए। हालांकि दो है, एक स्टेटमेंट फॉर्म, दूसरा लेजर फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, सारे के सारे नेम ऑफ अकाउंट लिखे जाएंगे, फिर बाजू में एलएफ नंबर का कॉलम, वो तो ब्लैंक ही रहेगा, डेबिट अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। देखो ये स्टेटमेंट फॉर्म, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हर एक अकाउंट जो है वो सारे के सारे अकाउंट के नाम यहां पर लिख देंगे, और फिर वो अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होता हो तो डेबिट के कॉलम में लिख देंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। जबकि अगर लेजर फॉर्म में बना रहे हैं तो क्या करेंगे, हम पेज को बीच में से फोल्ड कर देंगे, और ये जो लेफ्ट साइड है उसमें सारे के सारे डेबिट अकाउंट का नाम और उसकी अमाउंट, और राइट साइड पर सारे के सारे क्रेडिट अकाउंट के नाम और उसकी अमाउंट। और फाइनली जब हम टोटल करेंगे तो ये दोनों साइड का टोटल, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम का टोटल हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वी आर फॉलोइंग विच मेथड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एग्जैक्टली। उसके पिताजी का नाम ल्यूका, ल्यूका पैसियोली। और कब बर्थ हुआ था ये डबल एंट्री सिस्टम का? 19 है ही नहीं। हाँ, 1494। कौन सा? 1494। देखो बोलना है, सिर्फ सुनना नहीं है। ये धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन नहीं चल रहा है कि हम सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, नहीं, आपको पार्टिसिपेशन लेना है। ठीक है, अभी मैं, ये तो लास्ट लेक्चर का रिवीजन हुआ, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को मैं हर एक चीज पूछूंगा। अभी भी एक चीज बाकी रही, स्टेप्स टू प्रिपेयर फाइनल ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको एग्जाम्पल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी होगी? अलग अलग अकाउंट के नाम और उसकी अमाउंट दी होगी। ठीक है, अभी हमको क्या करना होगा, पेंसिल हाथ में ले लेंगे, और पेन, अभी नहीं अभी नहीं, ये तो बोल रहा हूं कि प्रोसेस करना है आपको, तो ले लेते सर। अभी मैं फॉर्मेट प्रोसेस बता रहा हूं, फिर अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तब ये काम करेंगे। तो पेंसिल लेके हमारे साहस पैम्पलेट के अंदर, कोई स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से कर रहा है तो टेक्स्ट बुक, या एग्जाम में है तो पेपर, वो हाथ में ले लेंगे, और जितने भी अकाउंट के नाम आपको दिए होंगे उसके बाजू में डेबिट क्रेडिट लिखना है। मतलब सर कंटिन्यूअस डेबिट, एक में क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट ऐसा लिखना है? नहीं भाई, अकाउंट का नाम पढ़ना है, उसका डेबिट बैलेंस होता हो तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस होता हो तो क्रेडिट लिखने का। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर एग्जांपल में मैंने बताया था कि कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो उसके बाजू में देखो डेबिट लिखा है। फिर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट, परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, लैंड बिल्डिंग असेट है तो डेबिट, सेल्स गुड्स गोज आउट तो हमेशा क्रेडिट। तो ऐसे डेबिट क्रेडिट 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 डेबिट जो भी होता है वो लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। अगर लेजर फॉर्म में बना रहे तो लेजर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे तो स्टेटमेंट फॉर्म। उसके लिए ऊपर पहले टाइटल लिखा जाता है, दोनों फॉर्मेट मैंने दिए हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री भाविन सर एज ऑन 31 मार्च 2023, 24, 25 जो भी ईयर दिया हो वो एज ऑन या एज एट, बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक डे।
तो टाइटल क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री श्री भाविन सर एज ऑन 31 मार्च 2023। आपको एग्जाम्पल में जो डेट दी हो वो लिखने की। फिर नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फॉर्म में है तो नेम ऑफ अकाउंट अमाउंट रुपीज, नेम ऑफ अकाउंट अमाउंट रुपीज। क्लियर। और फिर जो हमने डेबिट क्रेडिट का बाइफर्केशन किया है उसको वो फॉर्मेट ड्रॉ किया उसमें लिख देंगे, और लिखने के बाद डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ये टोटल हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब जबरदस्ती नहीं करना है, बट 99% वो सेम ही होगा। एक्सट्रीम लेवल पर अगर वो सेम ना निकला तो पहला चांस है कि आपने कुछ गलती की है। अगर डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल मैच नहीं हुआ, इसका मतलब आपने कोई अकाउंट लिखने में गलती की है। शायद डेबिट वाला क्रेडिट लिख दिया हो, या क्रेडिट वाला डेबिट लिख दिया हो, या अमाउंट लिखने में गलती हुई हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहले उसको वेरीफाई करने का, चेक करने का। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिस टाइप की एरर की होती है उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका यह है कि अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच ना हो ट्रायल बैलेंस में, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है वो देखने का। लाइक डेबिट साइड का टोटल 1,30,000 आया एग्जांपल के तौर पर, क्रेडिट साइड का टोटल 1,50,000 आया, तो दोनों के टोटल में कितना डिफरेंस है, 20,000। कितना डिफरेंस है, 20,000। तो एग्जाम्पल में देख लो कि क्या कोई अकाउंट 20,000 रुपए का है या उसकी आधी अमाउंट, कोई अकाउंट 10,000 रुपए का है, वो चेक कर लो, सेम अमाउंट या उसके हाफ अमाउंट। तो ऐसा हो सकता है कि शायद कोई अमाउंट लिखनी ही भूल गए हो, या तो हाफ अमाउंट मतलब 20,000 का डिफरेंस है तो 10,000 की अमाउंट वाला कौन सा अकाउंट दिया हुआ है एग्जाम्पल में वो देख लो। क्योंकि हो सकता है कि कोई अकाउंट आपने गलती से डेबिट की जगह पर क्रेडिट लिख दिया हो, या क्रेडिट की जगह पर डेबिट लिख दिया हो। तो 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल डेबिट साइड पर लिखने थे, वो आपने गलती से क्रेडिट साइड पर लिख दिए हो, तो दोनों का डिफरेंस 20,000 हो जाएगा। और अगर आप उसको क्रेडिट से कट करके डेबिट पर डाल दोगे तो फिर दोनों का टोटल 140 मैच हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे कि आपकी गलती मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट ये ऐसे ही केस में काम लगता है जहां पर एक ही गलती हुई हो, और वो भी ये डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट वाली गलती हुई हो तो ही मिल सकता है। अदरवाइज आपको सारी इंफॉर्मेशन एक बार फिर से पढ़नी पड़ती है। क्लियर। अगर सब कुछ सही लिखा है तो भी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो जो डिफरेंस होता है उसको टेम्पररी एक अकाउंट का नाम लिख दिया जाता है, और उस अकाउंट के नाम को कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस है मतलब ये डिफरेंस आ रहा है किस चीज का है पता नहीं है, अभी उसके बारे में एक सस्पेंस है। तो मैं सस्पेंस अकाउंट करके ट्रायल बैलेंस टैली करके आगे का काम फाइनल अकाउंट बना देता हूं, फिर बाद में शांति से वो क्यों डिफरेंस आया था, वो सस्पेंस अकाउंट काहे का था, वो सर्च कर सकता हूं। ठीक है। आपको टेस्ट या एग्जाम लेवल पे ऐसा सस्पेंस अकाउंट आने का चांसेस रेयर होता है, तो ऐसा ना हो कि टैली नहीं हुआ ना तो डिफरेंस मैंने तो सस्पेंस में लिख दिया। 99% हमारी कोई ना कोई गलती हो सकती है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको सस्पेंस अकाउंट वाला नहीं देंगे, एक्सेप्शनल केस में शायद हो भी सकता है। बोल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तू सो जाता अभी। नहीं सर अच्छा ऐसा है। चलो क्लियर। तो यहां तक की चीजें हमने लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट की थी, जिसका वीडियो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, डिटेल में भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इस एग्जांपल के लिए, अकाउंट का बाइफर्केशन, डेबिट क्रेडिट, कौन सी चीज डेबिट होगी कौन सी चीज क्रेडिट होगी ये पता होना चाहिए। अब ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग टर्म है जहां पर स्टूडेंट्स कॉमनली मिस्टेक कर देते हैं, तो वो कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट मैंने हमारे पैम्पलेट में सेपरेट आपको करके दिया कि भाई ये खास ध्यान से देख लो। अगर आप गलती करोगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप यहीं पे गलतियां करोगे। ठीक है। तो वो गलती होने वाले थोड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को हम पहले ही देख लेते हैं, आपको फिर जब भी टाइम मिले तो 2-3 बार उसको पढ़ लेने का। तो गलतियां जहां पर हो सकती है वो चीज को आप अवॉइड कर सकते हो, और एग्जाम्पल में आपकी गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिएंट हो जाएंगे। क्लियर। तो देखो सबसे पहली चीज आप पैम्पलेट में देखोगे जो टॉपिक दिया है कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें पहला देखो कैश या कैश ऑन हैंड या कैश बैलेंस, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये मैंने आपको कैश बुक वाले चैप्टर में भी बताया था कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। सिमिलरली बैंक बोला हो
या बैंक बैलेंस बोला हो या कैश एट बैंक बोला हो, सबका मतलब बैंक बैलेंस हुआ, उसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। बट अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस, बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस, याद रखना है, ठीक है। 2-3 बार जब भी टाइम मिले तब इसको पढ़ना है। अभी यहां पर ट्रायल बैलेंस के चैप्टर के एंगल से सिर्फ डेबिट क्रेडिट ही पता करना है, बट ट्रायल बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है फाइनल अकाउंट का। तो फाइनल अकाउंट में इसके आगे और क्या चीज याद रखनी होती है वो भी समझनी है, तो मैं साथ में ही समझाऊं और आप पैम्पलेट में लिखना, अभी पूरा याद नहीं रहेगा, बट जब फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर आएगा ना तो आपका बेस स्ट्रांग होगा। तो बोलो करना है तो लिखाओ, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या देखना है, पर्टिकुलर चीज जो भी नाम दिया है, लाइक पहला दिया है कैश या कैश बैलेंस या कैश ऑन हैंड, तो आपको ये देखना है कि क्या वो इनकम है, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो असेट है, क्या वो लायबिलिटी है, या फिर परचेज या सेल्स है। चलो, कैश या कैश ऑन हैंड या कैश बैलेंस क्या है? एक्सपेंस है, इनकम है, असेट है, लायबिलिटी है। असेट हमको पता है, तो वहां पर लिख दो ब्रैकेट में असेट, क्योंकि फाइनल अकाउंट में आपको ये डिसाइड करना है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं, डेबिट के साथ साथ कहां पर ये आता है, तो ये असेट में आता है। अब ये चीज जिसका भी स्ट्रॉन्ग ना, मोस्टली आप पूरे गुजरात में मोस्टली मैं बोल रहा हूं, नॉट 100% बट 99% प्लस कोई भी टीचर पढ़ाते हैं ना तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ डेबिट क्रेडिट ही करवाते हैं, वो आगे का स्टेप नहीं करवाते हैं। पर आप देखना फिर जब फाइनल अकाउंट आता है ना तो 95% स्टूडेंट्स का फाइनल अकाउंट टैली ही नहीं होता है, क्योंकि जहां से बेस का वर्क करना था ना वो करते ही नहीं। तो अगर आपके साथ आप ऐसा ना हो कि सर फाइनल अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, ये चीज को अपने को अवॉइड करना है, तो अभी से बेस के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये सुनना समझना, हो सके तो याद रखने की कोशिश करना। बाकी मेन चीज इस चैप्टर के एंगल से क्या है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, बस यही देखना है। बट ये मैं आपको फाइनल अकाउंट के चैप्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, कोई डेबिट पर ये है क्या, तो ये असेट है। सिमिलरली बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या है, असेट ही है। आज मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है, पहले चैप्टर से ये एग्जांपल दे रहा हूं, तो बैंक बैलेंस भी हमारे लिए असेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारे लिए, वेरी गुड, लायबिलिटी, एक्सीलेंट। क्रेडिट बैलेंस है बट ये लायबिलिटी है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो ये आप चाहो तो लिखो साथ में, बहुत फायदा होगा फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट होगा। हाँ, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फाइनल अकाउंट के भी सारे एग्जाम्पल के वीडियो हमारे सास एप्लीकेशन पर तो सब कुछ है ही, बट ये चैप्टर डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने यूट्यूब पर भी फ्री में रखा हुआ है फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है या आप खुद भी हो तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, विच इज टोटली फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन के अंदर ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर सीक्वेंस में होता है ताकि आपको कोई लोड ना रहे, बट जिनको देखना है, प्रिपेयर करना है, वो थोड़ी मेहनत करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो भी उसको एक्सेस करने को ये चैप्टर स्पेसिफिकली पूरा मिल जाएगा। देन परचेस, परचेस गुड्स है, गुड्स एंड असेट, रियल अकाउंट। गुड्स और असेट का नॉर्मली हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, बिकॉज देखो परचेस में क्या होता है, गुड्स कम्स इन, सेल्स है तो गुड्स गोज आउट। तो यहां पर परचेस अकाउंट डेबिट, सिर्फ इतना याद रखोगे यहां पर वो परचेस, मैंने कहा था मेन 4 चीज है, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, उसके अलावा परचेस, सेल्स, तो वैसे भी ये परचेस ही है, तो यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है। परचेस का हमेशा डेबिट बैलेंस, बिकॉज गुड्स कम्स इन। तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज परचेस रिटर्न में क्या होता है, गुड्स गोज आउट, और रियल अकाउंट याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो परचेस रिटर्न भी क्रेडिट होता है। बट अब यहां पर इंपॉर्टेंट परचेस रिटर्न नहीं है, इंपॉर्टेंट अगर परचेस रिटर्न की जगह पर कोई और नाम दे दिया तो गलती हो सकती है। तो क्या क्या नाम दे सकते हैं, तो परचेस रिटर्न दे दिया तो आपका अच्छा नसीब, पर अगर वो ना दिया हो तो कोई बार आपको रिटर्न आउटवर्ड लिख के दे दे। तो रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर जाना, वापस बाहर गए। अब वापस बाहर कब जा सकते हैं, जब हम पहले आए हो तभी तो वापस बाहर जा सकते हैं, आए हो तो ऑब्वियसली वो परचेस होगा, तो आउटवर्ड जाएगा तो परचेस रिटर्न ही होता है। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न। गुड्स रिटर्न डेबिट, ये भी इसका दूसरा नाम है, गुड्स रिटर्न डेबिट बोला हो ना,
तो क्रेडिट कर देने का, क्योंकि वो परचेज रिटर्न माना जाता है। या रिटर्न टू सप्लायर, ये सब परचेज रिटर्न ही होते हैं। तो रिटर्न टू सप्लायर बोला हो तो सप्लायर के पास से हम खरीदते हैं, तो सप्लायर को वापस किया तो वो परचेज रिटर्न ही होगा, परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट ही होगा। तो परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। इंपॉर्टेंट चीज है, परचेज रिटर्न की जगह पर कोई और नाम दिए हो तो वो नाम याद रखने के गुड्स रिटर्न आउटवर्ड या गुड्स रिटर्न डेबिट या रिटर्न टू सप्लायर, ये नाम याद रखने का इंपॉर्टेंट। देन इसके जैसा ही सेल्स अकाउंट, गुड्स गोज आउट, सेल्स में क्या होगा, गुड्स जाएंगे, गुड्स गोज आउट होते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। पर उसका ऑपोजिट सेल्स रिटर्न, गुड्स वापस आएंगे, गुड्स कम्स इन, क्या हो जाएगा, डेबिट। तो देखो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्स रिटर्न दे दिया हो तो कोई मगजमारी नहीं है, सेल्स क्रेडिट सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है वो याद रख लेंगे। बट दूसरे नाम दिए हो सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड या गुड्स रिटर्न क्रेडिट। देखो इसमें क्या था, गुड्स रिटर्न डेबिट तो क्रेडिट, ये क्या है, गुड्स रिटर्न क्रेडिट तो डेबिट। नाम याद रखना, आपको एग्जांपल में गुड्स रिटर्न डेबिट बोला हो ना तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि वो परचेज रिटर्न, पर गुड्स रिटर्न क्रेडिट बोला हो तो वो डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि वो सेल्स रिटर्न इन रिटर्न बाय कस्टमर। तो ये होता है डेबिट बैलेंस। क्लियर, यहां तक चीजें समझ में आई। फोर्थ, कैरेज। कैरेज मतलब किराया, गाड़ा भाड़ू, लॉरी का जो किराया होता है वो, ट्रक का, टेम्पो का, जो भी किराया हो वो। तो सिर्फ कैरेज बोला हो तो भी डेबिट क्योंकि ये एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड बोला हो तो भी वो डेबिट क्योंकि ये भी एक्सपेंस ही है, बस फर्क ये है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये भी कुछ ना कहा हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही माना जाता है। एंड कैरेज आउटवर्ड मतलब जब हम गुड्स बेचे तब टेम्पो वाले को जो किराया दे वो, तो भी वो है तो खर्चा ही, किराया, टेम्पो का किराया। अब गुड्स खरीदने के ऊपर देना पड़ रहा है या गुड्स बेचने पे देना पड़ रहा है तो एक्सपेंस ही, तो याद रखना है एक्सपेंस। बट ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में काम लगेगा। पर अभी लिखना, चाहे कैरेज हो, कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, सभी के सभी एक्सपेंस ही है। और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। याद करो, नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, क्रेडिट, एग्जैक्टली, परफेक्ट, क्लियर। सीधा बैठो, जब बैठते हो तो इस तरह से नहीं बैठना है, एकदम एनर्जी से। मैं पढ़ा रहा हूं तो देखो मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, तो आप भी पढ़ो तो मुझे मतलब एकदम दिल से एनर्जी से लगने चाहिए। उसके बाद फिफ्थ, बिल्स रिसीवेबल, ये डेबिट असेट होती है। बिल्स रिसीवेबल, पहला ही चैप्टर याद करो टर्मिनोलॉजी वाला, कि कस्टमर जिसके पास से गुड्स क्रेडिट पर हमने बेचे हो वो पैसे वापस देगा या नहीं देगा, इसका डाउट हो तो हम लोग एक बिल लिखवा देते हैं, चल भाई तू साइन कर। तो ये बिल रिसीवेबल, जिसके पैसे हमें फ्यूचर में रिसीव करने, वो हमारे लिए असेट हो जाती है। और बिल्स पेएबल, ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट होता है। बोलो क्लियर। चलो अभी सभी स्टूडेंट्स अपना एक हाथ ऊपर कर देंगे और पांचों के 5 पॉइंट अच्छे से पढ़ लेंगे, डेबिट क्रेडिट किसका क्या हो रहा है वो। जिसको आ जाए सर हाँ मेरे पांचों के 5 पॉइंट क्लियर हो गए, वो अपना हाथ नीचे कर दे, उसको मैं पूछूंगा। ठीक है, थोड़ा हम उल्टा करते हैं, मतलब जिसको आए वो हाथ ऊपर करे ऐसा नहीं, बाकी नीचे हाथ रख के टाइम पास करते रहते हैं। सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज, और एकदम सीधा हाथ ऊपर रखना है, और जिसका हो जाए वो हाथ नीचे करेगा, मैं उसको पूछूंगा। सपोर्ट नहीं लेना है भाई, हाथ पूरा ऊपर, सब लोग ऊपर कर दो, जिसका प्रिपेयर हो गया वही नीचे हाथ रखे। अब पढ़ो भाई, सपोर्ट नहीं लेवानो बेंच नो। हाँ अभी पढ़ो, और जब हो जाए जिसका भी प्रिपेयर हो जाए वो हाथ नीचे करे, मैं उसको पूछूंगा। 2 मिनट का टाइम, पर उससे पहले जिसका भी हो जाता है वो हाथ नीचे कर सकता है। तो यार थोड़ा उल्टा करवा रहे हो ना, पर काम आउटकम बहुत जबरदस्त मिलेगा इसका। वरना हाथ नीचे रखेंगे ना तो जल्दी से पढ़ेंगे नहीं, पर ये तो हाथ थकेगा ना, तो ऐसा होगा कि जल्दी प्रिपेयर कर लो तो हाथ नीचे करने को मिलेगा। चलो आपका हो गया, ध्यान यहाँ पर ही, अभी अंदर नहीं देखना है। परचेस, आपको सिर्फ बोलना है डेबिट या क्रेडिट। परचेस डेबिट, वेरी गुड। सेल्स रिटर्न, कैश बैलेंस,
बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही मैं पूछूंगा, हो गया। बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड। सेल्स, क्रेडिट, वेरी गुड। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर मतलब क्या, सेल्स रिटर्न या वापस आए, वो सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, आपने क्रेडिट बोला, ठीक है, ध्यान रखना। अभी मैं क्या करूंगा, अगर किसी का आंसर गलत निकला ना तो उसको दोनों हाथ ऊपर करा दूंगा, ठीक है, ये अगर गलत तो फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर अगेन 2-3 लोगों को पूछने के बाद फिर से उसको चांस मिलेगा, वरना हाथ ऊपर ही रखना पड़ेगा। तीसरी बार भी नहीं किया तो बेंच पर खड़े करके हाथ ऊपर कराऊंगा, पनिशमेंट नहीं है ये, तो आप हाथ ऊपर करो, अक्सर मेरे को चांस दो जल्दी ऐसा। चलो किसी का और हो गया है, हो गया भाई, हाथ ऊपर प्रॉपर करो, एकदम सीधा, मतलब अभी तो आप यंग हो, क्यों। चलो एक और स्टूडेंट्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स, वेरी गुड, वेरी नाइस, हो गया, बस ऐसा ही पूछ रहा हूं, अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि फिर आगे और 5 पॉइंट होंगे ना, फिर मैं 1 to 10 पूछूंगा, फिर 5 होंगे तो 1 to 15 पूछूंगा, और फिर सारे के सारे पूछूंगा, पर मुझे ये चाहिए कि परफेक्ट हो जाना चाहिए आज। डन, वेरी गुड, चलो। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, हाँ परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज डेबिट, कैश बैलेंस, वेरी गुड, वेरी नाइस, सही है, फिर भी पढ़ो क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा इधर उधर हो रहा है, इसलिए पढ़ो। चलो और कोई, जल्दी में, अभी लास्ट पर्सन, हाथ प्रॉपर ऊपर, हाथ पूरा सीधा ऊपर ही चाहिए तो ही जल्दी प्रिपेयर होगा, वरना याद नहीं रहेगा। अभी तो आप चेंज करने का मैं अलाउ कर रहा हूँ, फिर बाद में वो भी बंद कर दूंगा, या तो दिमाग तेज करो या तो हाथ को मजबूत करो। चलो चलो भाई, क्या कर रहे हो गया है ना पक्का। चलो, कैश ऑन हैंड, वेरी गुड। कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड। बिल्स पेबल, करेक्ट, वेरी गुड, सब लोग हाथ नीचे कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट टू डेटर, डिस्काउंट टू डेटर का मतलब डिस्काउंट अलाउड ही होता है, जो हमारे कस्टमर्स है उनको हमने डिस्काउंट दिया, मतलब वो डिस्काउंट अलाउड ही हुआ, तो हम डिस्काउंट देते हैं किसी को तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस या लॉस, तो एक्सपेंस या लॉस का हमेशा कौन सा बैलेंस, देखो डेबिट है, बाजू में लिख दो एक्सपेंस, ये हम जो बाजू में लिख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंस या इनकम असेट या लायबिलिटी, वो मैं आपको फाइनल अकाउंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। मुझे बस यही चाहिए कि साहस के सारे स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट के चैप्टर से डरे नहीं। 90% स्टूडेंट्स का टैली नहीं होता है, अपना ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 90% स्टूडेंट्स का टैली हो। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब अपने को डिस्काउंट मिला, तो ये हमारे लिए इनकम, इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, तो यहां पर लिख दो इनकम क्रेडिट, याद रखने का, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। फिर स्टॉक या गुड्स, तो सिर्फ स्टॉक या गुड्स बोला हो तो भी डेबिट, क्योंकि वो असेट है, गुड्स या स्टॉक हमारी असेट मानी जाती है। ओपनिंग स्टॉक हो तो भी भाई स्टॉक ही है ना, और क्लोजिंग स्टॉक है तो भी स्टॉक है, तो ये सारी की सारी असेट्स ही है, चाहे सिर्फ स्टॉक बोला हो, चाहे ओपनिंग स्टॉक बोला हो या क्लोजिंग स्टॉक बोला हो, सब डेबिट, क्योंकि सब असेट, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर क्या गलती करते थे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, क्योंकि ओपनिंग डेबिट बोला तो क्लोजिंग ऑपोजिट नहीं होना चाहिए सर, ये मेंटालिटी माइंड में फिट हो जाती है, तो ध्यान रखना है, सिर्फ स्टॉक हो तो भी डेबिट, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक सब स्टॉक है, डेबिट ही होगा। एम आई क्लियर, सब लोग पक्का। चलिए उसके बाद अपना फेवरेट, डेटर्स हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट होता है, बट उसके दूसरे नाम ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। डेटर की जगह पर कस्टमर दे सकते हैं, ड्यूज दे सकते हैं, रिसीवेबल दे सकते हैं, या पर्सनल अकाउंट लिखा हो और अमाउंट डेबिट बैलेंस ऐसा लिखा हो, पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो ये कस्टमर्स ही होते हैं, तो ये यानी कि डेटर्स, तो उसका डेबिट बैलेंस क्योंकि ये असेट है,
लिख दो कि जो डेटर्स है वो हमारे असेट्स होते हैं क्योंकि उनके पास से फ्यूचर में पैसे लेने हैं, जबकि क्रेडिटर्स या उसका दूसरा नाम हो सकता है सप्लायर या डेट, ड्यूज का डेट हो रहा है, देखो ड्यूज डेटर, डेट्स क्रेडिटर्स, ध्यान रखना ये नाम कंफ्यूजिंग है। रिसीवेबल का हो रहा है पेएबल एंड पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ये सब होता है क्रेडिट, ये होती है हमारे लिए लायबिलिटीज। मीन याद रखना है डेटर का डेबिट, क्रेडिटर का क्रेडिट, पर उसके दूसरे नाम ध्यान रखोगे क्योंकि अगर पेपर में दूसरे नाम देके कन्फ्यूज करने की कोशिश करे आपको तो आपको फुस होना नहीं है, ठीक है। फिर ये वाला तो अपना फेवरेट है, कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग का ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होता है। ये कैपिटल अलग से ही लिखा जाता है फाइनल अकाउंट में, उसका ये परचेज सेल्स जैसा ही, उसका बाजू में नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट। कि कैपिटल क्या है, एनी कैश गुड्स और असेट्स ब्रॉट इन द बिजनेस बाय द ओनर, तो कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, जर्नल एंट्री भी याद करो, कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करते थे और ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। देन 10th नंबर, लोन बोरोड, हमने लोन ली है, या लोन टेकन, या बैंक लोन, या मॉर्गेज लोन, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, वेरी गुड, और लायबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। बट अगर हमने किसी को लोन दी है, यानी कि लोन एडवांस या लोन गिवन, तो हमने लोन दी है इसका मतलब उसके पास से पैसा अपने को लेना है, तो वो रिसीवेबल हो गया, वो हमारी असेट हो जाती है, इसलिए डेबिट। तो लोन बोरोड या लोन टेकन या बैंक लोन, सर बैंक लोन में ये तो बोला ही नहीं कि लोन ली है या दी है, सिंपल सी बात है, बैंक वालों के पास से आप लोन लोगे या बैंक को जाके लोन देते हो, मतलब ये तो विजय माल्या बोले मैंने पंजाब नेशनल बैंक को लोन दी है, भाई वो लेके गायब होने वाले लोग हैं, मतलब बैंक में से लोन हमेशा ली जाती है, लोन नहीं देते हम लोग, डिपॉजिट देते हैं, ये आप ओसीएम बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में सीखे हो, क्लियर। चलो 10 चीजें ध्यान से हाथ ऊपर कर दो और पढ़ना शुरू कर, हाथ ऊपर और पढ़ना, जिसका भी हो जाता है 10 पॉइंट्स वो हाथ नीचे करेगा, फिर मैं पूछूंगा। चल भाई तैयार, पाको, गलत निकला तो दोनों हाथ ऊपर हो, अरे वाह, ऐसा कॉन्फिडेंस, साथ में ही प्रिपरेशन होनी चाहिए। चलो डेटर्स, डेटर्स डेबिट, वेरी गुड। कस्टमर, वेरी वाह, कस्टमर और डेटर एक ही हुआ, वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी डेबिट, वेरी गुड। बिल्स पेएबल, पेएबल, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, वाह वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। चलो दूसरा, देखो क्या हाथ ऊपर करने का चमत्कार देखो, अभी तक नहीं बोलता था, अभी हाथ ऊपर, नहीं सर हाथ तो मेरे बचा के रखूंगा, मैं ठाकुर हूं सोले का, बस बस प्रिपरेशन होनी चाहिए, अपने को तो यही मांगता है भाई, हाथ सीधो 90 डिग्री अथवा 180 डिग्री ये रीते चाहे, आम 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 आવું બધું नहीं ચાલે, जिसका प्रिपेयर हो जाए वो हाथ नीचे कर देगा। हाँ चलो एक और स्टूडेंट का प्रिपेयर हो गया, लोन बोरोड, बैंक लोन, बैंक लोन डेबिट, कॉन्फिडेंट रखना, फिर से पक्का, दोनों हाथ ऊपर कर दो। लोन बोरोड भी क्रेडिट होता है लायबिलिटी, और बैंक लोन मैंने अभी तो बोला बैंक में से लोन हमेशा हम लेते ही है, तो वो भी लोन बोरोड या लोन टेकन ही हुआ, दोनों हाथ ऊपर, ऐसे नहीं, ऐसा हैंड्स अप, ऐसा वाला ऊपर, और पढ़ो अभी। सर तीसरी बार ऐसा हुआ तो खड़े कर दूंगा, एक पग ऊंचो અને બે हाथ ऊंचा, अकाउंट में आगे बढ़ो कि ना बढ़ो, सर्कस में स्कोप बढ़ जाएगा। ओ भाई तारू થઈ ગયું તો બીજાને વાંચવા દેજો। चलो लोन एडवांस यानी कि लोन गिवन, डेबिट सही है। लोन टेकन, बोरोड लोन, बैंक लोन सही है। बैंक बैलेंस,
बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड, डन। कस्टमर, डेबिट, तो डेटर्स, वेरी गुड, कस्टमर और डेटर एक ही होता है। क्रेडिटर्स, कैश बैलेंस, कैपिटल, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो और થઈ ગયું તારું બે હાથ? ड्राइंग, कैपिटल, बिल्स पेएबल, ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड, बची। चलो आगे बढ़ते हैं, सब लोग हाथ नीचे कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, बेड डेट। अब बेड डेट या डाउटफुल डेट मतलब जो डेटर्स के पास से पैसा नहीं मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है? लॉस। बेड डेट, तो लॉस या एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो लॉस ऑब्लिक एक्सपेंस, इसलिए डेबिट। जबकि बेड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये एक्चुअली में रिजर्व है, तो आप उसको लायबिलिटी के तौर पे समझना। इट्स नॉट लायबिलिटी, बट हम लोग रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो वो होता है क्रेडिट। हालांकि दिस इज नॉट परफेक्टली लायबिलिटी। जबकि बेड डेट रिटर्न, बेड डेट रिजर्व और बेड डेट रिटर्न में ध्यान रखना, बेड डेट रिटर्न या बेड डेट रिकवर, ये हमारे लिए इनकम है। पास्ट में जो बेड डेट पड़ा था, किसी डेटर ने हमको पैसे नहीं दिए, तो वो बेड डेट लॉस था, बट आगे चल के उसको अपनी गलती रियलाइज हुई और उसने हमको पैसे वापस कर दिए, तो वो हमारे लिए बेड डेट रिकवर, वो हमारे लिए इनकम हो गई। और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। एक्सपेंस या लॉस हमेशा डेबिट, इनकम एंड गेन ऑलवेज क्रेडिट। देन ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस का नाम दिया हो, सैलरी, ऑडिट फी, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कैरेज का एक्सपेंस हो, क्लर्क सैलरी हो, कुछ भी, वेजिस हो, सारे के सारे एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही होते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपेंस। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अवर लायबिलिटी। पे करना बाकी है, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजिस, पे करने बाकी है, तो फ्यूचर में पे करेंगे, हमारे लिए लायबिलिटी। पर वहीं पे कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो, लाइक प्रीपेड सैलरी, ऑलरेडी पे कर दिया, तो ये हमारे लिए असेट हो गई। अभी नहीं हुआ है, हमने एडवांस में वो खर्चा पे किया है, वो हमारा खर्चा है ही नहीं अभी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप 11th स्टैंडर्ड में हो और आपने 12th स्टैंडर्ड में ही, सर अपना साहस में ही पढ़ना है, कंफर्म ये एडमिशन मेरा बुक कर दो, ये मैंने आपको एडमिशन फीस एडवांस में पे की। तो आपके एंगल से देखो, तो आपने फीस एडवांस में पे की, मतलब प्रीपेड फीस, तो ये आपका इस साल का खर्चा है? नहीं, इस साल तो आप 11th में हो, आप तो 12th की फीस पे करो, तो आपका इस साल का एक्सपेंस नहीं है, बट आपने एडवांस में पे किया ना, तो आपके लिए असेट हो। तो एडवांस में कोई भी खर्चा पे करते हैं, वो होती है हमारी असेट। ये फंडामेंटल चीजें मैं जो सिखा रहा हूं ना, दैट इज द यूनिक पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, जो कि कोई नहीं सिखाता है, वो सीधा फाइनल अकाउंट में करवाने जाते हैं और फिर वहां पर दिक्कतें आ जाती हैं। तो याद रखना, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंस डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि वो लायबिलिटी है, बट प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, पर वो इसलिए नहीं क्योंकि वो एक्सपेंस है, इसलिए क्योंकि वो असेट है। प्रीपेड एक्सपेंस असेट होती है। सेम इसी का काउंटर पार्ट, ऑल टाइप ऑफ इनकम, ये हमेशा इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। अक्रूड इनकम हो, अक्रूड इनकम मतलब मिलने की बाकी इनकम, तो वो हमारे लिए डेबिट, क्योंकि वो असेट होती है। अक्रूड इनकम इज अवर असेट, कि ये इनकम मिलनी बाकी है, लेनी बाकी है, तो फ्यूचर में मिलेगी, वो हमारे लिए असेट हो गई। वहीं पे अगर प्री रिसीव्ड इनकम है, एडवांस में इनकम मिल गई, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। लाइक आपके एंगल से अभी हमने देखा कि आपने एडवांस में फीस पे की, तो मेरे एंगल से वो फीस क्या हो गई? मुझे एडवांस में मिली। 11th स्टैंडर्ड के अंदर मुझे 12th की फीस एडवांस में मिली, तो मेरी इस साल की इनकम है ही नहीं, वो तो आप अगले साल का एडवांस में पे कर रहे हो, तो मेरे लिए वो लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि या तो फ्यूचर में मैं आपको पढ़ाऊं या तो फिर वो पैसे वापस करूं, तो इट इज लायबिलिटी। याद रखना, प्री रिसीव्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट। तो सिर्फ इनकम कोई भी हो, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड,
कुछ भी, वो इनकम। अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट, क्योंकि वो असेट है। एंड प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट। देन प्रोविडेंट फंड, ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना। प्रोविडेंट फंड ये लायबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये पता है किसी को? पीएफ नाम सुना है? बोलिए क्या है? सैलरी आते हैं पैसा वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा है, पता होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड क्या है? लाइक कोई भी एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, तो अभी यंग है, एनर्जेटिक है, इसलिए काम कर रहा है और सैलरी अर्न कर रहा है। अभी जितनी भी सैलरी अर्न कर रहा है वो सब कुछ स्पेंड कर देता है। अब फॉर एग्जांपल 60 इयर्स की एज पे वो रिटायर हो गया। रिटायर हो गया तो इनकम बंद, तो क्या उसके खर्चे भी बंद हो जाएंगे? नहीं, इनफैक्ट उस वक्त तो शायद खर्चे बढ़ भी जाए। खुद की बीमारियों के खर्चे हो सकते हैं, फैमिली के खर्चे हो सकते हैं। अभी तो अकेला है तो खर्चे कम होंगे, बट फ्यूचर में खर्चे ज्यादा और इनकम बंद, तो वो लाइफ कैसे सर्वाइव करेगा? इसलिए गवर्नमेंट क्या रूल रखती है कि भाई आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट कट करना है, और फिर उतना पार्ट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, और वो जो अमाउंट होती है उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जो कि फ्यूचर में जब एम्प्लॉय रिटायर होता हो तब उसको दिया जाता है, ताकि वो पैसों से अपनी वो रिटायरिंग लाइफ अच्छे से निकाल सके। तो ये प्रोविडेंट फंड बिजनेस के एंगल से देखना है, अपने को बिजनेस के एंगल से देखना है। तो ये प्रोविडेंट फंड किसको फ्यूचर में वापस करना है? एम्प्लॉयज को। फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग जॉब कर रहे हो रिलायंस में, तो रिलायंस ने जो प्रोविडेंट फंड इकट्ठा किया है वो रिलायंस इंडस्ट्री को फ्यूचर में आप लोगों को, एम्प्लॉय को वापस करना है, तो बिजनेस के एंगल से वो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट। नाउ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या है? तो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट कट किया। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी में से 2,000 रुपए कट किए, और उतना ही पैसा या जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से कुछ पैसा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब आपकी सैलरी में से 2,000 कट किए, और उतने ही यानी कि 2,000 रुपए एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा होता जाएगा। तो बिजनेस को रेगुलरली जितनी बार आपकी सैलरी में से कट हो रहा है उतनी बार उसको भी ये कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है। तो बिजनेस के लिए ये कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? एक्सपेंस। जैसे गणपति का कंट्रीब्यूशन होता है, वैसे ही प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन हो गया, तो एक्सपेंस है इसलिए इट इज ऑलवेज डेबिटेड। अब आपकी सैलरी में से 2,000 रुपए काट दिए, 2,000 रुपए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, अभी वो 4,000 रुपए का करेगा क्या? तिजोरी में डाल देगा। ऐसा करेगा? तिजोरी में डाल देगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, ऐसा तो होगा नहीं 20 साल के बाद वो 4,000 के 8,000 हो जाएगा। तिजोरी में अंडे थोड़ी देता है। तो क्या किया जाता है? उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्टमेंट ही है। इन्वेस्टमेंट इज वन टाइप ऑफ असेट, तो वो हमेशा डेबिट होता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक असेट, तो वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ कंपनी को फ्यूचर में वापस मिलेगा। हाँ, बाद में कंपनी को वो एम्प्लॉयर को वापस करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को वापस करना पड़ेगा, बट इन्वेस्टमेंट कंपनी को वापस मिलेगा, तो इट इज डेबिट। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ, जो इंटरेस्ट हमने, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया प्रोविडेंट फंड का, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्यों? इनकम है इसलिए गलत। 99% स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो वो इनकम हो गई ना, वो बिजनेस की इनकम है। इन्वेस्टमेंट किनके पैसों का किया था हमने? एम्प्लॉय के पैसों का। प्रोविडेंट फंड किसका था? एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय के पैसों को इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी किसको देना पड़ेगा? एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को वो अमाउंट भी एम्प्लॉय को ही देनी है। तो एम्प्लॉय के लिए अच्छी बात है, उसकी सैलरी में से 2,000 कट हुए, एम्प्लॉयर ने भी 2,000 डाले और वो इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिला, वो सारा का सारा बिजनेस को एम्प्लॉय को वापस करना है। तो इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो लायबिलिटी, सो इट इज क्रेडिटेड। ये खास ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। देन हाँ, ये तो चालू रहे, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एम्प्लॉय को अगर जरूरत है तो वो पीएफ का पैसा विड्रॉ भी कर सकता है, या पीएफ अकाउंट वो एम्प्लॉय का होता है, वो कोई भी जगह पर जाए,
वो कंटिन्यू ही रह सकता है। मतलब मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, मैं साहस छोड़ के किसी और क्लास में जा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाने के लिए, तो मेरा अभी तक जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है पीएफ में वो तो एज इट इज रहेगा। अभी मैं दूसरी जगह पर जॉब कर रहा हूँ तो वहां से कट होगा और वो उसी अकाउंट में एड ऑन होता जाएगा। मुझे पैसों की जरूरत है बीच में तो मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि जॉब चेंज करने से वो फिर अलग अकाउंट क्रिएट करना होगा, वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इट कंटिन्यूज। देन 15 ऑल टाइप्स ऑफ असेट, कोई भी असेट हो चाहे टेंजिबल लाइक लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर्स, या इनटेंजिबल लाइक गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट, ये सब की सब असेट है तो डेबिट होगा। क्लियर? और 3 पॉइंट भी है तो वही डिस्कस करके फिर मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम देता हूं। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या था? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट इज वन टाइप ऑफ लॉस या नॉन कैश एक्सपेंस उसको कहा जाता है। तो एक्सपेंस या लॉस हमेशा डेबिट होता है। जबकि डेप्रीसिएशन फंड या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ये फंड है तो ये होता है क्रेडिट। इट इज नॉट लायबिलिटी, इट्स द फंड। कैपिटल के जैसा ही एक तरह से फंड इकट्ठा होता है तो इट इज क्रेडिटेड। डेप्रीसिएशन डेबिट होता है, डेप्रीसिएशन फंड क्रेडिट होता है। देन ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, लाइक फंड जैसा है वैसा ही कोई भी रिजर्व आपको देखने को मिलती है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ये ओनर्स फंड माना जाता है लाइक कैपिटल। कोई भी गुड्स बिजनेस में से गया, लाइक गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स स्टोलन अवे, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन इन डोनेशन और चैरिटी और फॉर एडवर्टीजमेंट, गुड्स गए, याद करो जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट क्या होता था? क्रेडिट। क्रेडिट। लॉस बाय फायर डेबिट होता है, बट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुए तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करते थे। याद करो जर्नल एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वो परचेज अकाउंट किस चीज का था? वो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए उसका। लॉस बाय फायर देखो यहां पर लॉस बाय फायर रेन थेफ्ट, वो डेबिट कि वो लॉस या एक्सपेंस है, बट जो गुड्स गए, गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ रेन फायर ड्रॉइंग कुछ भी, तो वो क्रेडिट होता है परचेस अकाउंट में। क्लियर हुआ? तो ये 19 चीजें ऐसी है जहां पर आप गलतियां कर सकते हो, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं फिर से टाइम दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं आपको पूछूंगा। हर एक बंदे को एक ही चीज पूछूंगा, सबके हाथ ऊपर, एक को एक चीज मैं पूछूंगा, जिसको आ जाता है वो हाथ नीचे कर देगा, ठीक है। एक को एक चीज पूछूंगा, नसीब, इजी भी निकल गया हार्ड भी निकल गया, ठीक है। हार्ड पूछो उसके चांसेस ज्यादा है, अच्छे से पढ़ लो। चलो डन? क्यों भाई, तेरा तो रेडी होगा। चलो ध्यान रखना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक ही चांस दूंगा, वेरी गुड, सही है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्रेडिट। बाजू में रेडी? डेटर डेबिट, वेरी गुड। देखो दो लोग सही निकले हो पहले अटेम्प्ट में, दूसरा रेडी है भाई, हाथ ऊपर रखो, रेडी हो जाओ तब हाथ नीचे। दीवार का सपोर्ट नहीं लेना है, आप पॉलिटिक्स में थोड़ी हो कि सपोर्ट से खड़े रहते हो, वो नेता लोग ऐसा होते हैं सपोर्ट से खड़े रहते हैं। मेरे को ये टेक्निक का ये चीज अच्छा लगा, इसका एकदम क्विक प्रिपरेशन हो रही है। चलो और रेडी? चलो सब लोग हाथ नीचे कर दो, मैं सबको एक एक पूछ ही दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्रेडिट, सही है। गुडविल डेबिट, असेट है, डेबिट बिल्कुल सही। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड, हाथ ऊपर कर दे, हाथ ऊपर कर दे। रिसीव्ड बोला तो क्लियर हो गया कि वो इनकम है। चलो आगे, कमीशन पेड, डेबिट एक्सपेंस है इसलिए। प्रोविडेंट फंड, हाथ ऊपर कर दो। प्रोविडेंट फंड, इधर नहीं देखने को, अरे आजू बाजू नहीं हो, एक चांस दे रहा हूं। प्रोविडेंट फंड
हाथ ऊपर कर दो। ऐसा अभी इसको मैंने डेबिट के लिए हाथ ऊपर करवाए, सर मैं पहला क्रेडिट तो बोलियो तो फिर कॉन्फिडेंस रखो ना। चलो और कौन बचा भाई, इतने सारे हाथ अब, हाँ पता चल रहा है, कोई बात नहीं, वैसे मैंने ही बोला सबको हाथ नीचे कर देने के लिए। प्रीपेड सैलरी, डेबिट, वेरी गुड। चलो ड्राइंग, कैपिटल, डेटर्स, क्या कर रहे है, डेबिट, बिल्कुल सही, सिंपल सा तो है। अभी देखो यहाँ पर हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस इतनी ही चीज है, आपको एग्जाम्पल में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है, बट ये मोस्टली सारी चीजों को कवर कर देता है, और यहाँ पर आपकी गलतियों के चांसेस यहाँ पर ही होने वाला है। तो ये लेक्चर को बहुत ही अच्छे से घर पर जाके पढ़ लेना है और एक बार नोटबुक में लिख देना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल लगने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मैं मेरा ये लेक्चर एंड कर रहा हूं। खास आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या सास एप्लीकेशन थ्रू 11th में या 12th में या आगे कॉमर्स के कोई भी कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लोवेस्ट फीस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, तो आप सबको सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, दिस इज द एंड, गॉड ब्लेस यू ऑल। पहले से ही रेडी हो गया भाई क्या।